Okay. So hello everyone, good morning, welcome, महिमा गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और फिर हम अब सेशन शुरू करते हैं। तो नीति, रूपाली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियंका, पारुल, उर्मिला, शीतल, गुड मॉर्निंग। उज्मा, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, आ रही होगी। अंजलि, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद माजिद, मुजाहिद, ओके। हाँ, परमीला, अंजलि, सुबिता, यशस्विनी, सोनू, वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। यू टू हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, चलो अब हम सेशन शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबके नाम ले पाना शायद पॉसिबल ना हो। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम कल जहां छोड़े थे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या बातें की थी, और उसके बाद आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्लेज ए माइनर रोल इन प्रोटीन, कैन वी से। हाँ, एडमिन सीक्वेंसिंग हम देखेंगे कि कुछ 50 अमीनो एसिड से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब और एडवांस टेक्निक है, आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो एडमिन्स सीक्वेंसिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, पर हमें ऐसी एक्सेप्शनल बातें क्यों करनी है। हमें तो अभी जो आपके सिलेबस में है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बस सॉल्व करना है। यूज़ होती है नहीं होती है वो कभी और देखेंगे। ठीक है, चलो तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। मोटा कैसे हो गया? प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जस्ट अ मिनट। यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। एक प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स की। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंड वाया पेप्टाइड बॉन्ड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स आर नथिंग बट द कोवलेंट बॉन्ड्स। हमें उसको सीक्वेंस करना है। नाउ ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोटीन के अंदर एक या एक से ज़्यादा तरीके के सब यूनिट्स हो सकते हैं। अब अगर आपको उसका ओलिगोमेरिक स्टेटस जानना है तो आप एसडीएस पेज करा लें, जेल फिल्ट्रेशन से स्टडी कर लें, और कंपैरेटिव स्टडी से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने सब यूनिट्स हैं। तो फिलहाल मेरा पर्पस सब यूनिट्स फाइंड करना नहीं है। मेरा पर्पस है कि ये इस प्रोटीन के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटीन के सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, और उन सारे प्रोटीन्स का मुझे करवाना है सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो पहले मैं पता लगाऊंगा कि यहाँ पे आखिरकार कितने तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले हम करते हैं इस प्रोटीन का डीनेचुरेशन। पहला स्टेप क्या था कि आप प्रोटीन को लें और उसे डीनेचर कर दें। तो दैट इज द प्रेपरेशन स्टेप। तो प्रेपरेशन स्टेप में आई एम सॉरी अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि ये बहुत ही मोटा लिख रहा है और मुझे नहीं पता इसे कैसे चेंज करना है। ठीक है? तो प्रिपरेशन स्टेप में क्या होता है? तो यू डू द डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंटैक्ट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी कन्फर्मेशन है और टर्शरी कन्फर्मेशन है वो खो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो हो सकता है कि डिटर्जेंट का ट्रीटमेंट दे दें, हो सकता है कि आप यहाँ पे यूरिया दे दीजिए, फॉर्मामाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इवन एसडीएस। ठीक है, एसडीएस तो यहाँ पे आ गया, इवन यू कैन हीट। ठीक है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। देन अब मुझे ये जानना है कि आखिरकार मेरे पास कितनी तरीके की पेप्टाइड चेन्स है। तो आई विल गो फॉर एन टर्मिनल एनालिसिस। एन टर्मिनल एनालिसिस में मैं कुछ ऐसे एजेंट्स यूज करूंगा जो कि मॉडिफिकेशन करें
सिर्फ फ्री अमाइनो ग्रुप का, यानी कि जहाँ पे भी मेन चेन में फ्री अमाइनो ग्रुप हो सिर्फ वही उसी को मॉडिफाई करें। और ऐसी कंडीशन कहाँ पे होगी? तो पहले अमाइनो एसिड के ऊपर। द फर्स्ट अमाइनो एसिड विल हैव द फ्री अमाइनो टर्मिनस। सो अब हो सकता है कि कुछ एजेंट जैसे कि सैंगर्स रीएजेंट, डैप्साइल क्लोराइड, टेंसाइल क्लोराइड, FITC, ठीक है, ऐसे कुछ या PITC सॉरी, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ऐसे कुछ एजेंट्स हो सकते हैं जो फ्री अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके कुछ डेरिवेटिव बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कुछ एजेंट्स डाल के यानी कुछ केमिकल डाल के मैं यहाँ पे क्लीव कराऊंगा बॉन्ड्स को, जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे उन्हें मैं फ्री कराऊंगा। फिर अब मैं इस अमाइनो एसिड के सॉल्यूशन का HPLC करा दिया। तो अब HPLC के थ्रू एक एक करके अमाइनो एसिड्स पास होंगे और जो भी डेरिवेटिव होगा, मतलब अगर मान लो कि वहाँ पे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो मुझे पता चल जाएगा बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स ना। हर एक अमाइनो एसिड का मैंने डेरिवेटिव बना के रखा हुआ है और मुझे पता है कि विथ यानी कि उसका कितना रिटेंशन वॉल्यूम या रिटेंशन टाइम आएगा, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने तरीके के डेरिवेटिव्स बने हैं और जितने तरीके के डेरिवेटिव्स बनेंगे उतनी ही तरीके की पेप्टाइड चेन्स होंगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो पहला अमाइनो एसिड डिफरेंट है तो वो डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी बातें हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सो यूज ऑफ केमिकल, use of chemical which reacts या which modifies n terminus, n terminus को जो मॉडिफाई करे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करा रहे थे? एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस और किस कंडीशन के अंदर? तो यहाँ पे आपके पास हो सकता है 6 नॉर्मल HCl हो, फिर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा हो फॉर 24 आवर्स, यानी कि आप 24 आवर्स के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 6 नॉर्मल HCl के अंदर प्रोटीन को बॉयल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके वेरियस अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे और फिर ये अमाइनो एसिड्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बाहर निकलेंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पीक्स मिलेंगे बेस्ड ऑन कौन सा अमाइनो एसिड कितनी कंसंट्रेशन में रहा होगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी और इसका यानी किस अमाइनो एसिड का कितना कंपोजिशन है ये भी पता चल जाएगा वाया HPLC। ठीक है, ये बात यहाँ तक हमें पता चल गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यस रीमा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब मान लो कुछ ऐसा आ गया। अब आप अगर कह रहे हैं ना कि अमाइनो एसिड कंपोजिशन, तो अब लेट्स से कि कुछ अमाइनो एसिड का कंपोजिशन ऐसा आ गया, इस तरीके से आपको दिखेगा कि कह दिया जैसे मान लो कि 4 आपके पास 4 आर्जिनाइन है, 3 अलानाइन है, एक लाइसिन है, एक ट्रिप्टोफैन है, 2 प्रोलीन है एंड सो ऑन। इस तरीके से आपसे कह दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको मदद मिलेगी जब आपका फाइनल सीक्वेंस बनेगा ना, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि क्या आपने सही सीक्वेंसिंग की है, क्या जितने अमाइनो एसिड्स बताए गए हैं HPLC के द्वारा क्या उतने ही अमाइनो एसिड्स आपका सीक्वेंस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको अगर गलत होंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा और आपको यहाँ से और कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, देन सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि based on number of modified amino acid, the number of different subunits, the number of different subunits could be estimated.
ठीक है, आप एस्टिमेट कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर आपका मन चले, मतलब कि अब तो आपको पता चल गया कि पहला अमाइनो एसिड क्या होना चाहिए, यानी आपने मान लीजिए पता लगा लिया, तो अब आप मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अब लास्ट वाला अमाइनो एसिड कौन सा है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं सी टर्मिनल एनालिसिस। ठीक है, यू कैन गो फॉर, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो करें, यू कैन गो फॉर सी टर्मिनल एनालिसिस। सी टर्मिनल एनालिसिस के लिए आप कोई ऐसा प्रोटीएज यूज करेंगे, कोई ऐसा एक्सो प्रोटीएज यूज करेंगे जो सी टर्मिनस पे कट लगाता हो, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा किसी तरीके का एक्सो पेप्टाइडेज, एक्सो पेप्टिडेज, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, इसे यूज करना होगा। ये क्या करता है, तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इट रिमूव्स अमाइनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनस, सी टर्मिनस से एक एक करके रिमूव करेगा। पर ये भी बात ध्यान रहे, इट विल रिमूव फ्रॉम सी टर्मिनस एक्सेप्ट फॉर लाइसिन एंड आर्जिनाइन, लाइसिन और आर्जिनाइन को छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देगा। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पूछूं कि देयर वाज ए प्रोटीएज या पेप्टाइड चेन, और मैंने उसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए से ट्रीट किया, और मुझे यहाँ पे एक भी रेसिड्यू ना मिला, मतलब मान लो क्या किया, मैंने कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए से पेप्टाइड को ट्रीट किया, फिर मैंने जो भी रेसिड्यू फ्री हुए होंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया। ठीक है, पेप्टाइड को मैंने किसी तरीके से फिक्स करा के रखा है, और अब जो भी फ्री अमाइनो एसिड्स होंगे वो वॉश में आ जाएंगे। अब मैंने करा दिया HPLC, पर सरप्राइजिंगली मुझे HPLC में कोई रिजल्ट नहीं दिखा, कोई अमाइनो एसिड नहीं दिखा। इससे मुझे क्या समझूं कि लास्ट अमाइनो एसिड कौन सा होगा, तो लास्ट अमाइनो एसिड विल बी लाइसिन और आर्जिनिन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आखिरी अमाइनो एसिड लाइसिन या आर्जिनिन हो सकता है। या फिर एक और चांस ये है कि आपका जो पेप्टाइड है वो साइक्लिकल हो। ठीक है, साइक्लिकल हो, इसी वजह से कोई सी टर्मिनस था ही नहीं, कोई फ्री सी टर्मिनस था ही नहीं, तो फिर रिएक्शन होगा नहीं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एंडो और एक्सोपेप्टिडेज, डोंट वरी, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अगर मान लो आपको लाइसिन या आर्जिनिन को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये क्या करता है, तो इट क्लीव्स द बॉन्ड फ्रॉम सी टर्मिनस, जहाँ पे मतलब इट रिमूव्स आर्जिनाइन एंड लाइसिन, रिमूव्स आर्जिनाइन एंड लाइसिन को रिमूव करेगा। ठीक है, इनको ये रिमूव कर देगा। इसी तरीके से एक और एंजाइम होता है जिसे आप कहते हैं अमीनो पेप्टिडेज। अमीनो पेप्टिडेज इट क्लीव्स फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनस। ओके, so it will cleave from amino terminus। अमाइनो टर्मिनस, देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास ऐसा कुछ अमाइनो एसिड की चेन हो, N-1 और यहाँ पे फिर N आ जाए। ठीक है, तो जो भी पेप्टिडेज क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कराएगा। तो जो भी पेप्टिडेज यहाँ पे क्लीव करवाए या फिर यहाँ पे क्लीव करवाए, यानी पहले दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड तोड़े या लास्ट टू अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड तोड़े, ऐसे में आपका पहला या फिर आखिरी अमाइनो एसिड रिलीज होगा। ऐसे को हम कहते हैं एक्सोपेप्टिडेज। दीज आर नोन एज एक्सोपेप्टिडेज। इसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये जितने भी आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इनके बीच में, यानी यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड तोड़े तो आपको सिंगल अमाइनो एसिड तो मिलेगा नहीं, इन्हें कहा जाता है एंडोपेप्टिडेज।
ठीक है, तो जो भी यहाँ पे क्लीवेज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी n-1 से पहले, तो उन्हें कहा जाता है एंडोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास इस तरीके की साइक्लिकल चेन होती, इस तरीके की साइक्लिकल चेन होती, और अगर मैं इसे एक्सोपेप्टिडेज का ट्रीटमेंट देता, एक्सोपेप्टिडेज का ट्रीटमेंट देता, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। सो आई विल गेट नो रेसिड्यू। वहीं पे अगर मैं इसे एंडोपेप्टिडेज का ट्रीटमेंट देता, तो क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएंगे, अब यहाँ पे क्लीवेज हो सकता है, पर एक्सोपेप्टिडेज से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले जाएगा। हाँ, एंडो मतलब विद इन, इंटरनल पेप्टाइड पोजिशंस, ठीक है, इंटरनल पेप्टाइड पोजिशंस। सो नाउ देन मूविंग फर्दर, तो आपने करा ली है सी टर्मिनल एनालिसिस, ठीक है, सी टर्मिनल एनालिसिस करा ली है। मन करे तो एन टर्मिनल एनालिसिस करके आप अपने प्रोटीन का, उस पार्टिकुलर प्रोटीन का एन टर्मिनस भी जान सकते हैं। तो मुझे एन और सी टर्मिनस अब पता है। देन व्हाट आई विल डू इज, अब देखो ये जो एडमिन डिग्रेडेशन मेथड है, ये एक बार में 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा सीक्वेंस नहीं कर सकता, यानी करेगा भी तो वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि सीक्वेंसिंग 50 अमाइनो एसिड्स तक कराया जाए एट अ स्ट्रेच। तो इसका मतलब अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोटीन हो, इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोटीन हो, इस प्रोटीन के पहले होंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंडोपेप्टिडेज या एंडोप्रोटीएज का यूज़ करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो आपके पास छोटे छोटे पेप्टाइड्स आ जाएंगे। इस तरीके से फ्रैगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दे शुड नॉट बी मोर देन 50 अमाइनो एसिड। तो आपने कोई एंजाइम चुन लिया होगा, ठीक है, उस एंजाइम की मदद से आपने इनको स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ दिया। फिर अब आप इनका करवाइए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट साइज ये सेपरेट हो सके। तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हर एक फ्रैगमेंट को सेपरेट करा रहे हैं, ठीक है। या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लीजिए, या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी करा लीजिए, जो भी कराना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। तो आपने क्या किया, लार्ज पेप्टाइड चेन को आपने स्मॉल पेप्टाइड चेन में तोड़ दिया। अब चलो हम थोड़ा सा डेविएट होते हैं, थोड़ी देर को इससे साइड में रखते हैं टॉपिक को, और थोड़ी सी बातें एंडोप्रोटीजेस की कर लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी सी बातें करते हैं हम। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द एंडोप्रोटीज। Endoprotease. So these cleaves, endoprotease, they cleave internal peptide bond. They cleave internal peptide bond. ठीक है, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड पे कट लगाएंगे, जैसे कि कुछ एंडोप्रोटीज के एग्जांपल, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इट कट्स या क्लीव्स एट द carboxy terminus of the carboxy terminus of arginine एंड लाइसिन। तो एक कोशिश करिएगा, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका सिंगल लेटर कोड जरूर से याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो क्लीव्स एट द कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। सिंपल सी बात ये है, अगर आर्जिनिन और लाइसिन इंटरनल पोजीशन पे होंगे तो वो उनके बाद कट कर देगा, ठीक है, उनके बाद कट लगा देगा। एक और कंडीशन ये है यहाँ पे कि ट्रिप्सिन में, गिवन दैट arginine lysine, given that the next amino, given that next amino acid is not proline,
नेक्स्ट अमाइनो एसिड प्रोलिन नहीं होना चाहिए, ऐसी बात लिख लीजिए। ठीक है, ओके। और एक और चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्जिनिन, इसे हम आर्जिनिन कहते हैं और इसे हम कहते हैं लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन should not be at the external positions. External positions. तो ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास सीक्वेंस हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। KAPR, PAVM, KAL, MRA। ठीक है, ये रहा सीक्वेंस। तो बताइए आपके पास कितने फ्रेगमेंट्स आएंगे। पहले बताइए कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। एडमिन डिग्रेडेशन से बिटवीन से देखेंगे ना निक्की, अभी रुक जाओ ना, देखेंगे अभी, पहले इतना बताएं। तो कितने मिलेंगे फ्रैगमेंट्स? ओके रानी, 2 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, देखते हैं। देखो, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कहाँ कहाँ कंडीशंस हैं। यहाँ पे कंडीशन है पर यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो सकता क्योंकि प्रोलिन आ रहा है। आगे चले के और ए, यहाँ पे क्लीवेज हो सकता है। देन यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे, पर क्योंकि ये एक्सटर्नल पोजीशन है तो यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगा, कि यहाँ पे नहीं होगा क्लीवेज। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है, और ये तो यहाँ पे भी क्लीवेज हो सकता है, पर यहाँ पे प्रोलिन आ गया तो यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स देयर इज जस्ट वन साइड, और अगर एक साइड है तो ऐसे में आपको 2 फ्रैगमेंट मिल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर लीनियर चेन होती है तो लीनियर चेन के अंदर जितने भी रेसिड्यूज होंगे, या सॉरी जितने भी साइड्स होंगे, उस साइड से एक ज़्यादा फ्रैगमेंट मिलेगा। अगर मान लो एक जगह कट लग रहा है तो आपको 2 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं, अगर 3 जगह कट लग रहा होता तो 4 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। वहीं पे अगर साइक्लिकल चेन होती, अगर ये ऐसा साइक्लिकल चेन होती और एक कट लगता, ऐसे में आपको उतने ही फ्रैगमेंट मिलेंगे जितने की साइड्स होंगे। एक कट लगा तो एक फ्रैगमेंट, अगर 2 कट लगते 2 फ्रैगमेंट मिलते। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यस, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल पोजीशन मीन कि दे शुडंट बी एट द लास्ट एंड सेकंड लास्ट। यस यस, ये भी बात सही है संजय। आर्जिनिन अगर पहला होगा तो क्लीव ही नहीं होगा, फिर क्लीव नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल पोजीशन पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट वाला है काइमोट्रिप्सिन। Chymotrypsin. Chymotrypsin, it cleaves at the carboxy terminus, cleaves at the carboxy terminus of aromatic amino acid, जैसे कि फिनाइल अलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एक्सेट्रा। इसके बाद क्लीव करेगा given that it should not be followed by proline. प्रोलिन इसके बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब वापस से सीक्वेंस देखते हैं। अब मुझे आप बताइए फटाफट। ए, वी, एफ, एम, डब्ल्यू, पी, ए, के, देन एन, वाई, ए, देन ई, डब्ल्यू, आर। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए,
कितने कट लगेंगे? तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं फटाफट से। ये देखो आपके पास साइड कौन सी हो गई? ये साइड हो गई, फिर ये साइड हो गई, देन ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। ये तो एक्सटर्नल पोर्शन हो गया, यहाँ कट नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे कट लग सकता है, यहाँ पे भी कट नहीं लगेगा क्योंकि प्रोलीन आ गया। और एफ और एम यहाँ पे भी कट लग सकता है। ठीक है, तो टोटल 2 जगह कट लग रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 साइड्स एंड 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स, 2 साइड्स और 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज यानी एक कट यहाँ पे लग गया, एक कट यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट वन के बारे में बात करते हैं फटाफट से। अब अगर मान लो आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, दोनों को एक साथ यूज किया, तब क्या होगा? ये और आपके पास सीक्वेंस कुछ ऐसा हो, यही सीक्वेंस हो ऊपर वाला ही। अब बताओ क्या होगा? ऊपर वाला ही सीक्वेंस हो और काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन दोनों हैं। मैं वापस मेंशन कर देता हूँ, तब तक आप मुझे रिजल्ट बताएं। ABF, MW, PAK, NYA, EWR। अब बताइए क्या होगा? तो पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। पहले देखते काइमोट्रिप्सिन वाली कौन कौन सी साइड्स थी। ये रही काइमोट्रिप्सिन वाली साइड्स। उसके बाद ट्रिप्सिन वाली साइड्स कौन कौन सी है? तो ट्रिप्सिन वाली देखते हैं, इसे हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। तो KN, ठीक है। तो एक साइड है इसके लिए। नाउ अब देखिए अगर यहाँ पे कट लगता है, ये अगर मान लो जैसे यहाँ पे कट लग गया, एक कट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे तो कट लगेगा नहीं, देयर विल बी नो कट। यहाँ पे कट है, उसके बाद यहाँ पे भी कट अगर लगता है, मान लीजिए क्या बनेगा? PAK, फिर आ जाएगा NYA। अब देखिए यहाँ पे N और Y, अच्छा अभी भी कट लग सकता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली कट लग सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल पोजीशन हो गई। फिर ए के बाद नहीं, मतलब आगे इधर चलते हैं। NY हो गया, देन यू हैव AEWR, तो W पे कट नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर कितना हो गया? 1 2 3, 3 जगह कट लग रहा है, 3 फ्रेगमेंट्स एंड, या सॉरी 3 साइड्स एंड 4 फ्रेगमेंट्स। यस, 4 कट्स कैसे आ रहे हैं? अच्छा 4 फ्रेगमेंट्स पे बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देन नेक्स्ट और कुछ बातें, पेप्सिन। पर पेप्सिन का इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए बहुत ही लो पीएच चाहिए होता है। स्टोमक में 1.5 पीएच के अराउंड ऑप्टिमल एक्टिविटी दिखाता है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। इसलिए पेप्सिन इतना कोई खास यूज़ का नहीं है, पर फिर भी वर्क्स एट लो पीएच। वर्क्स एट लो पीएच, और ये कट करेगा कट्स आफ्टर फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ऐसे कुछ स्मॉल अमाइनो एसिड्स के बाद कट करता है। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन इज कि जो N+1th रेसिड्यू है, दैट शुड नॉट बी प्रोलिन, उसे प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टेज। इलास्टेज, इलास्टेज इट कट्स आफ्टर small side chain containing amino acid। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कहाँ कहाँ कट करेगा? अलानाइन के बाद कट कर सकता है, देन सेरीन,
एक्सेट्रा। ठीक है, अलानिन, सेरीन, इसी तरीके से आइसोल्यूसिन, वैलिन, ऐसे कुछ हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। तो कंडीशन वापस से वही है कि n+1 रेसिड्यू शुड नॉट बी प्रोलिन। प्रोलिन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इलास्टेज हो गया, फिर आते हैं थ्रोम्बिन के ऊपर। थ्रोम्बिन इट कट्स आफ्टर आर्जिनाइन। आर्जिनाइन के बाद कट करेगा, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन साइनोजन ब्रोमाइड इट कट्स आफ्टर मेथियोनिन। इट कट्स आफ्टर मेथियोनिन। इन दोनों के लिए भी वही बातें लागू होती है। साइनोजन ब्रोमाइड तो एक सिंथेटिक ड्रग हो गया, ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल हो गया, इसके बारे में नहीं, पर थ्रोम्बिन के बारे में भी यही बात लागू होती है कि n+1 रेसिड्यू शुड नॉट बी प्रोलिन, नॉट बी प्रोलिन। ये कुछ एजेंट्स हो गए या एंजाइम्स हो गए। प्रोलिन, देखो प्रोलिन के पास जो आप देखेंगे कि एन टर्मिनस में जो साइड चेन होती है वो वापस से फ्यूज होती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव, अगर डाइहीड्रल एंगल किसी का रिस्ट्रिक्टिव है ऑन द फाई साइड, तो आप देखेंगे वो है प्रोलिन का। ये तो ये सिस और ट्रांस दोनों तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है। उस वजह से हो सकता है कि अगर सिस बॉन्ड बनाए तो शायद कोई एंजाइम इस पे काम ना कर पाए, उस बॉन्ड को तोड़ ना पाए, लिए कुछ ऐसा होता होगा। लेट इट बी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। अब हम वापस आ रहे हैं अपने एडमेंस डिग्रेडेशन मेथड के ऊपर। अब हम एक्चुअली करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, एन टर्मिनस एनालिसिस कर लिया, सी टर्मिनस एनालिसिस कर लिया, पेप्टाइड को तोड़ के फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग अलग करा लिया। अब हम एक्चुअली कराने जा रहे हैं सीक्वेंसिंग। अब हम बात कर रहे हैं एडमेंस सीक्वेंसिंग मेथड की। एडमेंस सीक्वेंसिंग मेथड, देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले इसे आप कहते हैं ऑल्सो नोन एज द साइकिल सीक्वेंसिंग मेथड। इसे आप साइकिल सीक्वेंसिंग मेथड भी कहते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू द कंडीशन कि आपका अमाइनो टर्मिनस फ्री होना चाहिए, मतलब कि चेन जो है वो लीनियर होनी चाहिए, साइक्लिकल नहीं होनी चाहिए। अगर साइक्लिकल होगी तो फिर जो एन टर्मिनल मॉडिफाइंग एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, ने वो एजेंट काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको मॉडिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट पेप्टाइड्स। It is applicable for short peptides which is less than 50 amino acids। 50 अमाइनो एसिड से लेस होना चाहिए। ठीक है, देन एन टर्मिनस शुड बी फ्री। मस्ट बी फ्री और पेप्टाइड मस्ट बी लीनियर। ये लीनियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हुई। नाउ अब आप स्टेप देखिए। ठीक है, हम पहले स्टेप्स मेंशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा होगा। ये स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, मैं कहाँ पे मेंशन कर दूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मेंशन करता हूँ या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक ही साथ आपको सारे स्टेप्स में दिखा देता हूँ क्या हो रहा होगा एक्चुअली। स्टेप 1, सी टर्मिनस फिक्सेशन।
सी टर्मिनस फिक्सेशन करवाइए। देन सेकेंड स्टेप, दैट इज स्टेप 2, एंड टर्मिनस मॉडिफिकेशन। ऐसे एजेंट से करवाइए जो सिर्फ मेन चेन के अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट करे, साइड चेन के अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट ना करे। ठीक है, एंड टर्मिनस मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए फिनाइल आइसोथायोसाइनेट PITC हो सकता है। देन स्टेप 3, यहाँ पे क्लीवेज एंड रिलीज ऑफ modified N-terminal amino acid. Okay, cleavage and release of N-terminal amino acid may be via trifluoroacetic acid, Step 4, washing and identification of released iodentoin amino acid derivative. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हो गए। सी टर्मिनस फिक्सेशन, स्टेप 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सी टर्मिनस फिक्सेशन, मतलब क्या करिए, अब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया या परमीशन क्रोमेटोग्राफी की मदद से डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। अब कौन सा फ्रैगमेंट किसके बाद आता है इसका आइडिया आपको नहीं है, आपको नहीं पता है। ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड लिखा है, ठीक है, आपको इसका आइडिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स सपोर्ट होगा, अब इस तरीके सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट के ऊपर सी टर्मिनस से अमाइनो एसिड चेन को फिक्स करा दें। चलो फिक्सेशन करवाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से वेरियस चेन्स फिक्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से फिक्स करा दिया। तो यहाँ पे आपके पास फ्री अमाइनो ग्रुप है और सबकी लेंथ बराबर होगी क्योंकि आपने प्यूरिफाई कर लिया है, हर एक फ्रैगमेंट को प्यूरिफाई कर लिया है। तो आपके पास एक ही तरीके के कई सारे पेप्टाइड चेन्स है। ठीक है, ये एक फ्रैगमेंट कई बार है ना, और इसका ये जो कार्बोक्सी टर्मिनस है किसी तरीके से यहाँ पे लिंक्ड होगा, इस तरीके से लिंक्ड होगा। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ऐसा केमिकल दे जैसे कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ऐसा देने पे व्हाट विल हैपन इज ये जो एन टर्मिनस है, एन टर्मिनस मॉडिफाई हो जाएगा, इट विल बिकम सम काइंड ऑफ डेरिवेटिव। ये किसी तरीके का डेरिवेटिव बन जाता, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा एंड सो ऑन। मान लो कि 99 जगह तो डेरिवेटिव बना, एक जगह रह गई, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपको किसी ऐसे केमिकल से ट्रीट करना है जो सिर्फ और सिर्फ पहले अमाइनो एसिड को, मतलब कि द कंडीशन इज क्रिएटेड सच दैट द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ओनली गोइंग टू बी क्लीव, जो भी मॉडिफाई होगा वही क्लीव हो रहा है। ठीक है, ये क्लीव हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, अब ये जो चेन लेंथ है वो शॉर्टन हो गई, पर यहाँ पे तो मॉडिफिकेशन हुआ नहीं था। और ऐसे में मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बिना अनमॉडिफाइड अमाइनो एसिड निकल रहा हो, या फिर ये यहाँ पे अटैच ही रहे, कि ये अटैच ही रह जाए। मॉडिफाई तो हुआ पर ये यहाँ से डिटैच नहीं हुआ और रह गया।
ये इस स्टेप में रह गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब जितने भी फ्री अमाइनो एसिड्स आए हैं, जितने भी फ्री अमाइनो एसिड्स आए हैं, अब आप उन्हें वॉश कर लीजिए और कलेक्ट करके HPLC करवा दीजिए। HPLC करवाने के पास आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ आ जाएगा। लेट्स से दिस इज बिटवीन द टाइम एंड दिस इज बिटवीन एब्जॉर्बेंस। ये एब्जॉर्बेंस आप मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए डिटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा वाला रेसिड्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी मान लो कि सिर्फ एक ही पीक दिखता है, अभी हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। मान लो अभी पहली साइकिल है, पहली साइकिल में आपको सिर्फ ऐसा पीक दिखा, और मान लो ये था दिस पीक इज ऑफ आइसोथायोडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ एलानिन। ठीक है, तो ये था आइसोथायोडेंटोइन डेरिवेटिव ऑफ एलानिन का पीक था। इससे क्या पता चला कि जो अमीनो एसिड मॉडिफाई हुआ है वो है अलानिन। ठीक है, वो है अलानाइन। तो अलानाइन यानी इस फ्रैगमेंट का पहला अमीनो एसिड रहा होगा। ठीक है, तभी तो वो निकला है। और आप देख रहे हैं फिर यही साइकिल बार बार चलती जाएगी, मतलब फिक्सेशन हो चुका है, वापस से आपने यहाँ पे केमिकल से ट्रीट किया तो फ्री अमीनो ग्रुप्स सब मॉडिफाई हो गए। फिर ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड से क्लीवेज करवाइए ताकि पहला अमीनो एसिड ही सिर्फ क्लीव होके बाहर आए। वॉश करके उस वॉश सॉल्यूशन का HPLC करवाइए, तो आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड चल रहा है। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड चल रहा है आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत ये होगी कि समय के साथ साथ या आइसोथायोडेंटोइन, नाम कोई जरूरी नहीं है, डोंट वरी अबाउट द नेम, आइसोथायोडेंटोइन डेरिवेटिव, डोंट वरी अबाउट द नेम। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि आप साइकिल नंबर 30 पे हैं। ठीक है, मान लो साइकिल नंबर 30 पे हैं, अब बार बार रिपीट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन देन क्लीवेज एंड देन एनालिसिस, मॉडिफिकेशन क्लीवेज एनालिसिस, मॉडिफिकेशन क्लीवेज एनालिसिस। तो अब क्या होगा, मान लो आपने 38 साइकिल पे हैं, 30 वाली पे क्या होगा, अब आपके पास प्रीडोमिनेंटली ये वाला पीक आएगा। हो सकता है कि कहीं से अभी पहला अमीनो एसिड निकल रहा हो, वो अभी मॉडिफाई हुआ हो, मॉडिफाई होके अभी आके निकल रहा हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से छोटा पीक दिखेगा। फिर हो सकता है कहीं 22nd पोजीशन वाला कहीं से क्लीव नहीं हुआ, वो अभी निकल रहा हो। इसी तरीके से आपको बहुत सारी स्मॉल स्मॉल पीक्स दिख जाएंगी। ठीक है, जो क्योंकि रिएक्शन आपसे ये नहीं कहा गया कि 100% पूरी तरीके चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल सी दैट यहाँ पे नॉइज आ रही है। और एक समय ऐसा भी आएगा करीबन 50 अमीनो एसिड्स के बाद, ऐसा भी समय आएगा जब नॉइज़ काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, मतलब हो सकता है फर्स्ट पोजीशन से निकल के आ रहा हो, अभी कोई सेकंड से निकल के आ रहा हो सकता है ये एक्चुअल वाला पीक हो, फिर कहीं और से निकल के आ रहा हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ हो गया है कि अब बिल्कुल एक्यूरेटली बता पाना कि इस चोटी के साथ कि 100% ये यही अमीनो एसिड होगा, शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फिर हमें रुकना पड़ता है। तो अबाउट एट एन यू कैन से ऑन अ लिमिट ऑफ 50 अमीनो एसिड हम आगे सीक्वेंसिंग नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं है। यानी आप ऐसा समझिए कि अगर आप 100 में से 60, अगर आप 60 टाइम्स गैस करते तो आपका गैस गलत आता या सही आता, बाकी 40 टाइम्स तो आप गलत ही बताते। और ज़रा सोचिए, आप किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हो और आप गलत गलत सीक्वेंस उसे देते जाएं, तो क्या वो आपको वापस से बिजनेस देगा? बिल्कुल भी नहीं। यस, ऐसा नहीं है कि वनली, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ मॉडिफाइड अमीनो एसिड निकल रहा है। ठीक है, समझने के हिसाब से अगर आप ये कहते हैं ना कि अगर मान लो हर एक स्टेप 99% एफिशिएंट है, मान लो कि 99 जगह पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, 99 जगह पे क्लीवेज भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा अगर आप मानते हैं, और ऐसे में अगर आप 60 साइकिल्स भी करते हैं, या चलो 50 साइकिल्स कर लो, 99% का मतलब क्या होता है, 99/100। ऐसे आप कह सकते हैं 0.99। अगर आप इसे 50 बार भी कैरी आउट करते हैं तो आंसर आपका आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 60%। यानी जब आप 50th साइकिल पे होंगे, 50 वाली साइकिल पे होंगे,
आप देखेंगे कि यू विल गेट समथिंग एज 0.60 करके, ये देख लीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे 60% आ जाएगा। इसका मतलब कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि जो 50th रेसिड्यू है वो आप करेक्टली गैस कर रहे हैं। जब इसका इतना बुरा हाल है तो आगे आप कैसे जा सकते हैं, हाउ कैन यू गो फर्दर। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट चेन सीक्वेंसिंग के लिए एडवांस डिग्रेडेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम एक बार में सिर्फ एक ही फ्रैगमेंट, देखो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसी तरीके से एक फ्रैगमेंट आएगा, उसकी कई सारी कॉपीज होंगी। ठीक है, तो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हर एक फ्रैगमेंट का सीक्वेंसिंग करा के रख लिया है, और हम पहले ही ये अश्योर कर लेते हैं। देखो पहले जब मैंने टेस्ट किया ना, एंड टर्मिनस एनालिसिस किया, उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन है, मैंने जेल फिल्ट्रेशन करा के उन सभी पेप्टाइड्स को अलग अलग प्यूरिफाई कर लिया। यानी मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही प्रोटीन का फ्रैगमेंट मिले। ठीक है, आई विल अश्योर दैट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो आपको ऐसा कंडीशन दे देगा, देखिए अब आपको कराना है एक कंप्लीट चेन बनानी है, पेप्टाइड की कंप्लीट चेन। आपके पास फ्रैगमेंट का सीक्वेंस है, तो अब आप कैसे करते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं ज़रा। मान लो आपने किसी पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मान लो किसी प्रोटीएज से डाइजेशन करवाया होगा, उस प्रोटीज ने क्या किया, इस तरीके के फ्रैगमेंट बनाए। मान लो ऐसे कुछ फ्रैगमेंट्स बनाए। हो सकता है फिर आपने सेम पेप्टाइड को किसी और प्रोटीज से ट्रीट करवाया, इस बार जो फ्रैगमेंट मिले वो कुछ ऐसे थे। कि मान लो कुछ इस तरीके के थे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मुझे नहीं पता है ये कैसे अरेंज है, यहाँ पे कौन सा फ्रैगमेंट कब आना चाहिए, ये कब आना चाहिए, व्हाट आई कैन डू इज, अब यहाँ पे मैं जिक्सॉ पजल सॉल्व कर सकता हूँ। जिक्सॉ पजल कैसे, मतलब यहाँ पे देखो ओवरलैप्स है, इन ओवरलैप्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कहाँ पे आएगा। देख रहे हो आप, ये आप पता लगा सकते हैं ये ओवरलैप से। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखते हैं एक बार करके, एक बार करके देखते हैं। प्लीज सर क्वालिटी कम कीजिए, आपकी क्लास में बफरिंग होती है। क्वालिटी कम करूं, अब मैं क्वालिटी, अब एक बार तो जब क्वालिटी सेट कर देते हैं तो शायद चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है पदम, क्योंकि क्वालिटी कम करूंगा तो फिर बाद में आपको ही देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरीके से सारे लेक्चर होते हैं, ये कोई अलग से मैं लेक्चर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही मुझे बताया गया है कि मुझे हाई डेफिनेशन में ही करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। फिनाइल आइसोथाइन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट करेगा। देखते हैं ना अभी महिमा, पहले देखते हैं क्या होगा। मान लो मैं क्वेश्चन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करूं तो ओके, मान लो आपने क्या किया, आपको एक सीक्वेंस गिवन था, ये एक पेप्टाइड का सीक्वेंस गिवन था, आपने उसको ट्रिप्सिन से ट्रीट कराया। ट्रिप्सिन से ट्रीट कराने के बाद आपने उसका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करवाया ताकि वेरियस फ्रैगमेंट अपने साइज के हिसाब से आ जाएं। तो आपने पाया कि आपके पास 3 सेगमेंट्स या 3 फ्रैगमेंट्स आए हैं, नेमली 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। आपने क्या किया, आपने इसकी सिक्वेंसिंग भी करवा ली, सिक्वेंसिंग करा ली, पर आपको आइडिया नहीं है कि ये किस ऑर्डर में है। ये सिक्वेंसिंग में आपको पता चला यहाँ पे आता है सेरीन, यहाँ पे आता है एलानीन, सेरीन, अलानाइन, फिर आता है ल्यूसिन, फिर आता है मेथियोनिन, फिर यहाँ पे आता है सिस्टीन और आर्जिनिन। ठीक है, सेकंड में सेकंड फ्रैगमेंट की आपने सीक्वेंसिंग कराई तो आपको पता चला यहाँ पे है ग्लाइसिन, प्रोलिन, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट को हम डी से डिनोट करते हैं, डी एस्पार्टेट। ठीक है, हिस्टिडीन, देन मेथियोनिन, ग्लूटामीन या ग्लूटामेट, ग्लूटामेट एंड लाइसिन। ठीक है, सॉरी मेथियोनिन, ग्लूटामेट और लाइसिन के के। देन थर्ड वाले में यू हैव एलानिन, ट्रिप्टोफैन डब्लू, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ग्लूटामेट एंड सिस्टीन। क्या ऐसा कुछ मिला आपको?
आपने इसी पेप्टाइड का साइनोजन ब्रोमाइड से भी ट्रीटमेंट करवाया, साइनोजन ब्रोमाइड से। ऐसा करने पे आपको वापस से, और फिर आपने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कराई होगी, तो आपको ऐसे कुछ फ्रैगमेंट्स मिल गए 4, ठीक है। मान लो ग्लाइसिन, वैलिन, ग्लूटामेट और सिस्टीन। सेकेंड ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, अलानिन, ट्रिप्टोफैन, ओके, अलानाइन, ट्रिप्टोफैन, देन मेथ्योनिन, ऐसा कुछ मिला। फिर थर्ड फ्रैगमेंट आपको मिला सेरीन, अलानिन, ल्यूसिन और मेथ्योनिन, ठीक है। देन फोर्थ फ्रैगमेंट में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। फोर्थ फ्रैगमेंट यू हैव गॉट इज सिस्टीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन आर्जिनिन या एस्पार्टेट कर लीजिए, प्रोलिन, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन और मेथ्योनिन, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए, अब आप कैसे करेंगे सीक्वेंस, क्या होगा इसका सीक्वेंस। तो सबसे पहले ये जाने कि अगर ट्रिप्सिन से ट्रीट करते हैं तो क्लीवेज किसके बाद लगता है, क्लीवेज लगता है आर्जिनिन या लाइसिन के बाद, ठीक है। यानी लास्ट में आर्जिनिन या लाइसिन होना चाहिए। पर क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हो ना हो ये फ्रैगमेंट सबसे लास्ट का होगा। अगर यहाँ पे कुछ होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता, लाइसिन या आर्जिनिन दिख जाता, पर ऐसा नहीं है। का मतलब ये हो ना हो लास्ट सेगमेंट है। इसी तरीके से अगर आप नीचे में देखिए साइनोजन ब्रोमाइड, जहाँ पे भी मेथ्योनिन होगा वहाँ पे कट लगेगा। पर अगर मान लो आपको लास्ट में मेथ्योनिन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कि जरूर से ये कोई लास्ट सेगमेंट ही होगा, कि ये लास्ट सेगमेंट ही हो सकता है कि पहले यहाँ पे मेथ्योनिन रहा होगा और वहाँ से क्लीवेज हो गया। तो इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूँ, माई सीक्वेंस कुड बी, तो इनमें से एक को उठा लीजिए पहले। तो चलो मैं यहाँ पे उठाता हूँ ट्रिप्सिन वाले को, और इसे मैं रेड रंग से मैं डिनोट करूँगा ट्रिप्सिन वाले को, ठीक है, रेड कलर से। यहाँ पे जो आएगा लास्ट में दैट विल बी ए, डब्ल्यू, एम, जी, वी, ई और सी, ठीक है, ये आएगा। और अगर साइनोजन ब्रोमाइड से देखें यहाँ से कौन आएगा, तो जी, वी, ई और सी, तो उनको मार्क कर लें जो जो हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका और ये हो गया। अब देखो, अब क्या कोई मिल रहा है, आप बता सकते हैं मैं किसे यूज करूं। तो यहाँ पे ओवरहैंग मिला है, तो आप देखिए जरा साइनोजन ब्रोमाइड में से कौन सा सीक्वेंस यूज करूं मैं, फटाफट से बताओ। AWM कहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, कहीं पे है ऐसा, ऐसा कैसे हो गया AWM। ट्रिप्टोफैन मैंने कर दिया इसे, यानी थ्रियोनिन, जैसे डब्ल्यू कर लो। ठीक है, इसे आप डब्ल्यू कर लीजिए। अब बताएं कौन सा होगा सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 2। चलो यहाँ पे आ गया AWM, ये मैं नीचे वाला लिख रहा हूँ साइनोजन ब्रोमाइड के लिए। AWM के पहले क्या है, E और K, E और K लिख दिया। अब देखो E और K कहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में ट्रिप्सिन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर 2, ठीक है। अब हम इसे रेड कलर से लिखते हैं। EK हो गया लास्ट में, EK के आगे क्या है, HM, देन GPD, GPD। अब देखो कहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है GPDHM, GPDHM कहाँ पे दिख रहा है, GPDHM। इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला भी चला जाएगा, यानी यहाँ पे मिल गया GPDHM। और आगे क्या है, CR बचा। अब देखो ट्रिप्सिन वाले में कहाँ पे आपको CR मिल रहा है, तो इट इज इन द फर्स्ट वन, यही एक बचा भी है, इट विल बी CRLM, CRLM ऐसे, ये मिल गया। और देखो जरा साइनोजन ब्रोमाइड में अब तो एक ही बचा है, तो इसे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा SALM, ठीक है। इस तरीके से आप सीक्वेंसिंग कर पाते हैं। समझ में आया कैसे करना है, सिंपल है।
सिंपल सा है ये। वेरी गुड। एक और बार, ठीक है, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, जब आपको सीक्वेंसिंग करनी होगी, यानी आपको देखो सीक्वेंस पता है, ठीक है, आपने फ्रैगमेंट्स के सीक्वेंस पता कर लिए। अब आपको इन्हें अरेंज करना है, आपको पूरे प्रोटीन का सीक्वेंस बताना है, ठीक है। इन दैट केस अब हम क्या करेंगे? तो आप क्या करते हैं, एक बार में उसी पेप्टाइड को, एक ही सिंगल पेप्टाइड को दो अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, ताकि आपके पास अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट मिले। अगर आपको अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट मिलेंगे, तो आप इनके ओवरलैप्स के थ्रू, मतलब मान लो कि मुझे यहाँ तक का सीक्वेंस पता था, पर इसके आगे का मुझे नहीं पता था, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कौन सा कॉमन सीक्वेंस है, तो मुझे पता चला इतने सारे फ्रैगमेंट्स में से इसके पास ये वाला सीक्वेंस कॉमन है, तो मैंने इसे अलाइन कर दिया। जब अलाइन कर दिया तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पास कुछ ओवरहैंग सा बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है ये ओवरहैंग यहाँ वाले फ्रैगमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैच खा गया, तो हमने इसे अलाइन कर दिया। इस तरीके से मैं पूरा प्रोटीन का सीक्वेंस पता कर सकता हूँ। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि आपने एक बार पेप्टाइड को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया है, एक बार साइनोजन ब्रोमाइड से। तो ट्रिप्सिन विल क्लीव आफ्टर आर्जिनिन एंड लाइसिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। पर मुझे यहाँ तो कोई आर्जिनिन लाइसिन दिख नहीं रहा है, तो मतलब हो ना हो यही लास्ट वाला सीक्वेंस होगा, लास्ट फ्रैगमेंट होगा, इससे पहले ये दोनों हो सकते हैं, कोई भी एक। इसी तरीके से जब मैं साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीट कर रहा हूँ और फिर जेल फिल्ट्रेशन करा रहा हूँ, तो मेरे पास इतने कुछ 4 फ्रैगमेंट्स आ गए, और साइनोजन ब्रोमाइड क्लीव्स आफ्टर मेथियोनिन। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पहला सीक्वेंस है, ये हो ना हो आखिरी होगा। तो हमने मैच करके देखा, ठीक है, हमने इस तरीके से मैच करके देखा। सबसे पहले आपके पास ये बन गया, तो द लास्ट सीक्वेंसेस SALMWCR, अच्छा AWM यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वाला, यहाँ से लेके के से लेके जी तक, ये नेक्स्ट फ्रैगमेंट रहा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नेक्स्ट फ्रैगमेंट है। उसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले के लिए मार्क करूँ, नीचे वाले में अगर आप मार्क करेंगे तो आपके पास ये एक फ्रैगमेंट हो गया, फिर CR वाला ये अलग फ्रैगमेंट हो गया, कब तक है, HM तक, ठीक है। देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरलैप की वजह से आपने आइडेंटिफाई कर पाया। फिर देखिए ये कहाँ, ई के कहाँ पे मिल रहा है, ई के बाद देखिए AWM तक, ये बन गया तीसरा, ठीक है, और ये रहा एक और। समझ में आया अब क्या हो रहा है? अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता करना हो तो, अमीनो एसिड का पता करना हो तो क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा वैसा क्वेश्चन ना बनाए, अपने मन से क्वेश्चन क्रिएट ना करें, ठीक है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, अगर ऐसा हो जाएगा, चांद पे अगर मान लो नील आर्मस्ट्रांग की जगह कोई और उतर जाता तो क्या होता, तो ऐसे क्वेश्चन अपने मन से ना बनाए, बनाने को तो 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें सिर्फ वही ध्यान देना है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसा अज्यूमिंग दैट अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आए हैं, और फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो यहाँ पे किसी सेगमेंट के बीच में, मान लो आपके पास कुछ ऐसा फ्रेगमेंट होता, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अ, आपके पास एक साथ दो पेप्टाइड चेन है, इनके बीच में अगर, या फिर ऐसा मान लीजिए यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एक सल्फाइड है, यानी सिस्टीन है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और मान लो यहाँ पे ऐसे फ्रैगमेंट्स बनते हो, यहाँ पे एक कट लगता हो, यहाँ पे कट लगता हो, यहाँ पे एक कट लगता हो, इस तरीके से, तो क्या लगता है क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप पाएंगे कि जेल फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन के थ्रू ये सेगमेंट तो अलग आएगा, ये पहला वाला, लेट्स से इसे 1 कहा, इसे मैंने 2 कहा, इसे मैंने 3 कहा, इसे मैंने 4 कहा, तो आप क्या देखेंगे, 1 अलग आएगा, फिर 4 जो 3 है वो भी आ जाएगा, पर 2 एंड 4 विल कम टुगेदर, 2 एंड 4 विल कम टुगेदर, और इस तरीके से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या होगा इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे क्लीवेज करवाते हैं तो।
तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, आपको मिलेगा, पेपर में है। यस, 2 and 4 विल बी टुगेदर। वेरी गुड महिमा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई आपके प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग पे। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग पे अब हम बातें करेंगे, बहुत जल्दी से फटाफट से देख लेंगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, या डाउट आप एक बार इसे रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन ना बने तो पूछ लीजिए। 3 2 सेपरेट, 3 भी सेपरेट हो जाएगा ना। 3 को क्या कैसे जुड़ेगा? 3 का कौन सा डाइसल्फाइड बॉन्ड है? अगर मैं चलो इसे दूसरे रंग से दिखा लेता हूँ, अगर सारे के सारे एक रंग हो गए हैं, ये लो। 3 का क्या लेना देना? 3 क्यों रुकेगा यहाँ पे? अगर क्लीवेज होगा तो 3 तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, 3 क्यों रुकेगा? Why 2 and 4 together? Because they are joined by a disulfide bond. Disulfide bond, they are not broken by the treatment of urea, detergent or heat. इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। आप देखेंगे जो 2 वाला फ्रैगमेंट है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से 4 वाले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लो मैंने कोई और एंजाइम यूज किया होता या और कंडीशन यूज की होती जहां पे क्लीवेज हो रहा होता, यहाँ पे इस तरीके से एक क्लीवेज लगता, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से फ्रैगमेंट आते, फिर लेट्स से मैंने उसे कहा 1 डैश, से कहा मैंने 2 डैश, से कहा मैंने 3 डैश, तो मुझे क्या मिलता? आई विल सी 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। ये इस तरीके से मिलता, और फिर मुझे पता चल जाता कि कहाँ कहाँ पे डाइसल्फाइड। अब देखो, ये जो पोर्शन है अभी, जो 4 का ये जो कॉमन पोर्शन था ना, 4 के साथ जो ये जो 3 डैश शेयर कर रहा है, इतना पोर्शन, इतना वाला पोर्शन, ये तो दोनों में कॉमन है। पर अब ये अलग फ्रैगमेंट बना है, इसका मतलब हो ना हो ये जो सिस्टीन होगा, इससे पहले इसके अपस्ट्रीम जो सिस्टीन रहा होगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता था। इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों, यानी आपको यहाँ पे ये 2 और 4 का एक साथ बैंड दिखा था, या एक साथ सीक्वेंस दिखा। ठीक है, देखना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं अभी ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में शायद ना आए, तो क्वेश्चन देखिएगा। चलो, हाँ संजय, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो, अब हम डीएनए सीक्वेंसिंग शुरू करते हैं। उससे पहले लेट मी हैव सम वाटर। अजीत, एक बार गो थ्रू करिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लीज हैव पेशेंस। क्वेश्चन देखो, सब समझ में आ गया आपको? अगर समझ में नहीं आता तो फिर अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पाते ना। एक बार क्वेश्चन देखना, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, खुद ही से करवा दूंगा आपको, डोंट वरी।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीन ब्लैक है ना? स्क्रीन ब्लैक नहीं है, स्क्रीन प्रॉपर है, यहाँ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द डीएनए सीक्वेंसिंग। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। देखो जरा, जैसा बता रहा हूँ बस उसे फॉलो करते जाओ, देखो कितने आराम से क्वेश्चन होगा आपका। डिटेल्स में ना जाएं, क्वेश्चन देखें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे हम 3 मेथड्स बेसिकली पढ़ने वाले हैं। पहला है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, मैक्सम गिलबर्ट का केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड, केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड। बहुत सिंपल सिंपल से है, देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा। और एक और बता के मैं वापस से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो पहले ही बस थीमेटिक समझे क्या हो रहा है, फिर मैं ओवरऑल पिक्चर आपको दे दूंगा हर एक मेथड के एंड पे। देन सेंगर्स डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, चेन टर्मिनेशन मेथड। देन थर्ड इज पायरोसीक्वेंसिंग, पायरोसीक्वेंसिंग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मैक्सम गिलबर्ट्स मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग के। अब इनमें से हम सबसे पहले मेथड की बात करने जा रहे हैं, विच इज द मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मैक्सम गिलबर्ट्स केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन मेथड। देखिए क्या होगा यहाँ पे, समझते हैं। सबसे पहले जो भी डीएनए सेगमेंट है उसकी आपको सीक्वेंस पता नहीं है, तो पीसीआर लगा नहीं सकते। पीसीआर लगाने के लिए मतलब डीएनए पॉलीमरेज बिना किसी प्राइमर सीक्वेंस के काम नहीं करेगा। और प्राइमर सीक्वेंस अगर आपको डिज़ाइन करना है उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री या टेम्पलेट डीएनए का क्या सीक्वेंस है पता होना चाहिए। वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। अभी हमारे पास है डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसकी सीक्वेंसिंग होनी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करिए सिंगल स्टैंड यानी डी नेचर कर दीजिए। जैसे सिंगल स्टैंड कर दिया तो दिस इज नाउ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को आप किसी वेक्टर के साथ एसोसिएट कराएं, ठीक है, किसी वेक्टर के साथ एसोसिएट कराएं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो लेट्स से कोई M13 बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बेस्ड वेक्टर है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसा करने पे, अब इसे किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यस प्रियांशी, क्या हुआ, बोलिए प्रियांशी, ठीक है। ऐसा करने पे व्हाट विल हैपन इज, लेट मी मूव। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसे में होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने पे अब इस रिकॉम्बिनेंट मतलब आपके पास इंसर्ट है और उसके साथ वेक्टर जुड़ा हुआ है। अब इस वाले डीएनए की कई सारी कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। फिर बाद में आप उस होस्ट में से आप डीएनए आइसोलेट करें और फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ट्रीटमेंट देके आप ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आइसोलेट कर लें। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कोई बात नहीं रियांशी, ठीक है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट हो जाएंगे, इस सीक्वेंस के कई सारे क्लोन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से आपके पास कई सारे क्लोन्स आ गए, ठीक है, एक ही स्ट्रैंड के। तो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम तरीके से बहुत सारे क्लोन्स आ गए। तो आपने कराया है क्लोनिंग, ठीक है। सो मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आ गए आपके पास।
नेक्स्ट स्टेप में अभी आपने मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट किए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें इसका 5 प्राइम एंड को रेडियो लेबल करना है। ठीक है, अभी तक क्या है यहाँ पे, तो इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं और 3 प्राइम पे OH ग्रुप है। हमें क्या करना है, इन फॉस्फेट ग्रुप को हटा दो, ये जो नॉर्मल वाले हैं ना इनको रिमूव कर दो और फिर यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मतलब कि लेट्स से कोई फॉस्फोरस हो, फॉस्फोरस 32 जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसे ले आइए और फिर इसे इनकॉर्पोरेट करा दीजिए। ठीक है, ताकि इसका 5 प्राइम एंड रेडियो एक्टिव हो जाए। चलो करते हैं ऐसा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप 2, you are going to do radio labeling the clones। इनको आप रेडियो लेबल कराएं। ठीक है, अभी तक जो एक अगर मैं क्लोन को ले लूं, यहाँ पे एक क्लोन को ले लूं तो उसके 5 प्राइम एंड के ऊपर इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, और यहाँ पे है OH ग्रुप, 3 प्राइम OH ग्रुप। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसे दिया ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, तो 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा। तो यू हैव नाउ दिस सीक्वेंस which have OH group here and OH group here। ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड। हाँ, वेक्टर का सीक्वेंस तो आपको पता ही होगा ना, वेक्टर का सीक्वेंस आपको पता होगा, वेल स्टडीड होगा। क्या पता आपने वहाँ पे उसे डिज़ाइन भी किया हो इस तरीके से कि वो इट इज़ मेंट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़, जितनी ज़्यादा कॉपीज़ क्रिएट कर सके करे, ऑप्टिमली डिज़ाइन भी किया होगा। कि वहाँ पे हो सकता है आपने कोई सिलेक्शन मार्कर भी डाला हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसे ट्रीट करिए विथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से ट्रीट करें। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द T4 बैक्टीरियोफाज। T4 बैक्टीरियोफाज से पाया गया है। इसके बारे में कुछ खास बातें, अच्छा उससे पहले लिख लो क्या क्या करता होगा ये। तो ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट की तरह यूज करेगा गामा लेबल्ड, ठीक है, गामा लेबल्ड फॉस्फेट, ठीक है, ATP, इसे सबस्ट्रेट की तरह यूज करने वाला है। देखो, जो आपका DNA होता है, DNA के अंदर जब भी कोई नया बेस जुड़ता है, ठीक है, कैसे होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, तो ये होता है फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस, फिर ये रहा फॉस्फोरस, और फिर यहाँ पे कोई शुगर होती है, इस तरीके से कोई शुगर होगी, राइबोज शुगर, तो यहाँ पे होता है कोई बेस। ठीक है, अब देखो पहले पोजीशन के ऊपर 5 प्राइम पोजीशन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं। पर अगर मान लो इस 3 प्राइम OH पे, इस 3 प्राइम OH के पे इस फॉस्फेट यानी इस नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है यानी ये जो OH ग्रुप है, ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ऐसे में बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, मतलब यहाँ पे गामा बीटा अलग निकल जाते हैं, अल्फा पीछे रह जाता है। तो अगर मान लो आपको इंटरनल पोजीशंस के ऊपर, अगर आपको इंटरनल पोजीशंस के ऊपर रेडियो एक्टिविटी लानी होगी, तो कौन से फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव बनाना होगा, व्हाट डू यू थिंक, किस फॉस्फेट को मैं रेडियो एक्टिव बनाऊं कि मुझे इंटरनल पोजीशन पे रेडियो एक्टिविटी मिले। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल बी एट द अल्फा पोजीशन। यस, एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, आप सबके आंसर आ रहे हैं, इतने सारे नाम हैं, एक का नाम बोलूं दूसरे का नहीं बोलूं तो फिर बुरा मान जाओगे आप लोग, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी फिलहाल। अच्छा, ये बात हुई, वेरी गुड, आपको बात समझ में आई। पर अगर मान लो मुझे 5 प्राइम एंड को रेडियो लेबल करना हो, तो
अगर मुझे 5 प्राइम एंड को करना हो तो, यानी अब देखो मैं सबस्ट्रेट की तरह क्या भेज रहा हूँ, एटीपी। एटीपी क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी। इसका मतलब कौन सा फॉस्फेट गया होगा, कौन सा फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ, इट्स द गामा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं मानोगे, बुरा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो गामा फॉस्फेट है वो ट्रांसफर होगा। इसका मतलब अगर मुझे साइड में, यानी कि अगर मुझे टर्मिनस पे रेडियो एक्टिविटी लानी थी तो मुझे गामा फॉस्फेट को रेडियो एक्टिव बनाना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एड्स द अल्फा फॉस्फेट टू द चेन, ऐसा कुछ था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मतलब कि वो जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है 5 प्राइम एंड पे वो है अल्फा फॉस्फेट। यही बात गलत है, वो क्या करता है, गामा फॉस्फेट को करता है। ठीक है, गामा फॉस्फेट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं यहां से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास चेन आई और इस चेन के ऊपर इस साइड 5 प्राइम एंड पे लग चुका है एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है और ये फॉस्फेट कैसा है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सो देयर इज अ 5 प्राइम रेडियो एक्टिव एंड देयर इज ए OH ग्रुप एट द 3 प्राइम। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, इट इज डिराइव फ्रॉम अ T4 बैक्टीरियोफाज। इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आई एम राइटिंग अबाउट दिस। तो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है जस्ट अ मिनट, ओके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, T4 बैक्टीरियोफाज का है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास 3 प्राइम फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है। मतलब अगर 3 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हो तो उस फॉस्फेटेज यानी उस फॉस्फेट को ये रिमूव कर देगा। इसके पास 3 प्राइम फॉस्फेटेज एक्टिविटी थी, नंबर 1। देन नेक्स्ट इज, इसके पास 5 प्राइम एंड के लिए काइनेज एक्टिविटी होती है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है। इसके अलावा ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, इट इज इनहिबिटेड बाय even the small amount of even by the small amount of या NH4 अमोनियम आयन, अमोनिया से इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की जिन्हें आपको जानना होगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, इसे रेडियो एक्टिव बनाया है। ऐसे मतलब आपके पास जितने भी क्लोन्स हैं सब के सब क्या हो गए, रेडियो लेबल्ड हो चुके हैं। अब हम इस रेडियो लेबल्ड DNA को 4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करने वाले हैं। वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 4 टेस्ट ट्यूब्स। चलिए आगे करें आगे। ठीक है, देखो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड इज केमिकल ट्रीटमेंट, यानी पहले तो आप यहाँ पे 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इक्वल अमाउंट में इन सारे फ्रैगमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए। तो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ, अब यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोसेस है वो होने वाला है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो लेबल्ड डीएनए। रेडियो लेबल्ड डीएनए, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो लेबल्ड डीएनए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अपने डीएनए को 4 टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस कंडीशंस डिफरेंट है, सब में कंडीशन डिफरेंट है। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर, टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर आपने दिया डाईमिथाइल सल्फेट का ट्रीटमेंट, डाईमिथाइल सल्फेट। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ट्रीटमेंट दिया ऑफ फॉर्मिक एसिड। थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर
आपने ट्रीटमेंट दिया हाइड्राजीन का, लेट्स से, और 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्राजीन प्लस NaCl यानी नमक और हाइड्राजीन, हाइड्राजीन प्लस NaCl, ठीक है। अच्छा, हर एक की एक्टिविटी अलग अलग है। जैसे कि इसका काम क्या होगा, पहले वाले का डाइमिथाइल सल्फेट, तो ये इट विल मिथाइलेट, इट विल कॉज मिथाइलेशन मेनली एट गुआनाइन, ठीक है। गुआनाइन पे मेनली मिथाइलेशन करता है, यानी प्यूरिन पे। फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, इट विल ब्रेक रिंग ऑफ एडेनाइन एंड गुआनाइन, यानी प्यूरिन की रिंग सिस्टम को ये ब्रेक करेगा, मॉडिफाई कर रहा है। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या करता है, तो ये मॉडिफाई करता है साइटोसिन या फिर थाइमीन को। और हाइड्राजीन प्लस NaCl इट विल ओनली मॉडिफाई साइटोसिन, मॉडिफाइज C ओनली, सिर्फ C को ही करेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपने क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, चलो इनमें से मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, लेट्स से मैं टेस्ट ट्यूब नंबर 1 लेता हूँ। अब आपके पास टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर ऐसे कई सारे क्लोन्स हैं, ठीक है, सब क्लोन्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, यानी रेडियो लेबल्ड हैं, यानी यहाँ पे आपने रेडियो एक्टिविटी लगा रखी है, ठीक है। अब आप जो केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस तरीके से दीजिए, इस तरीके से दीजिए कि हर एक सीक्वेंस के ऊपर, हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही जगह मॉडिफिकेशन हो। इसे कहते हैं कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड तरीके से, कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। यू आर अश्योरिंग दैट कि ऑन ईच फ्रेगमेंट देयर इज जस्ट वन मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर मान लो गुआनाइन यहाँ पे होता, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता, अगर गुआनाइन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हो जाता, इधर है तो इधर हो जाता, इवन अगर मान लो यहाँ पे है तो यानी रैंडमली कहीं पे भी जहाँ पे भी गुआनाइन मिला मॉडिफिकेशन हो गया, पर हर एक फ्रेगमेंट में सिर्फ एक, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप कोई ऐसा केमिकल यूज करने वाले हैं, अटैक ऑन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नहीं महिमा, इतना ज़्यादा हमें नहीं जानना है क्या है, इट विल जस्ट मॉडिफाई द बेस, इतना समझे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही टूट जाएगा तब तो आप यूरेनिक या आप पिरिमिडिनिक साइड बन जाएगी, हो भी सकता है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता। जितनी काम की बातें हैं जो एग्जाम में आती, मेरे को सिर्फ उतना ही आता है, ठीक है, बाकी मुझे देखना पड़ेगा। ओके, देन हम इसे किसी ऐसे केमिकल से ट्रीट करने वाले हैं जिसकी वजह से जहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, जहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हो उससे जस्ट पहले कट लग जाए। ये मान लो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ तो इससे पहले कट लग गया, अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे कट लग जाएगा, यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे लग जाना चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मान लो इसकी लेंथ आई 6 न्यूक्लियोटाइड, इससे क्या पता चला मुझे, ये जो 7th न्यूक्लियोटाइड है वो कौन रहा होगा, गुआनाइन रहा होगा। अगर मान लो इसकी लेंथ होती 20, तो इसका मतलब जो 21st रेसिड्यू है वो कौन है, तो गुआनाइन है, ठीक है, मुझे इस तरीके से पता चल जाएगा। चलो देखते हैं अभी। ओके, तो ये आ गया है आपके पास सीक्वेंस, तो आप इसे केमिकल ट्रीटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज ऑफ केमिकल, और लेट मी मूव। जाने दो रानी, अब क्यों परेशान होते हो, अच्छी बातें आता है तो आप सीखें, उससे इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। पर फिलहाल के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी बातें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उस पर ही फोकस करें, ठीक है, ज़्यादा एक्सेस नॉलेज नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक JRF हो जाता, ठीक है। अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। गुड गुड, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। सो यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल जैसे कि पाइपेरिडीन,
it will cleaves prior to modified base. ठीक है, मॉडिफाइड बेस से पहले क्लीवेज करवाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैगमेंट्स मिल गए. नाउ अगर मान लो यहाँ पे क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने पे आपको क्या दिखेगा, ये रहा फ्रैगमेंट और ये रहा फ्रैगमेंट. अब आपकी रेडियो एक्टिविटी तो यहाँ पे है, 5 प्राइम एंड के ऊपर है, यहाँ तो है नहीं. ये बन गया आपका नया 5 प्राइम एंड, ये नया 5 प्राइम बन गया, पर ये रेडियो लेबल्ड नहीं है. पर ये वाला जो फ्रैगमेंट है ये रेडियो लेबल्ड है. इसका मतलब आपके पास एक लेबल्ड और एक अनलेबल्ड फ्रैगमेंट आने वाला है. ठीक है, तो अब हम क्या कराएंगे, एक बार क्लीवेज करा लिया, क्लीवेज कराने के बाद अब आप इसे जेल फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू इन सारे फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करा लें. और यहाँ पे आप यूज़ करिए पेज जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि अगर मान लो कहीं पे 21 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग रेसिड्यू हो या सीक्वेंस हो और कहीं पे 22 या 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो, तो इन दोनों के अलग अलग बैंड दिखने चाहिए. ठीक है, इतना फाइन पोर बनाना होगा. तो नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव टू डू इज go for fragment separation. Yes, Reena. Fragment separation by electrophoresis. Fragment separation by electrophoresis. थोड़ी सी जगह आराम से लिखता हूं. सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन करवा लिया. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपने जेल के ऊपर कोई एक्सरे फिल्म रख दें या फोटोग्राफिक प्लेट रख दें. अब क्योंकि जहाँ पे भी ऐसे फ्रैगमेंट होंगे वहाँ से रेडियो एक्टिविटी आएगी उन सारे बैंड से. और अगर आपने कोई फिल्म रख दी डार्क रूम के अंदर, पिक्चर डेवलप करिए, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वहीं पे आपको बैंड्स दिखेंगे, वही बैंड्स दिखेंगे जहाँ से भी रेडियो एक्टिविटी आ रही होगी. यानी ऐसे पोर्शन तो आपको दिखेंगे ही नहीं. व्हाट विल हैपन इज, अब आपको क्या कराना है, अब आपको ऑटो रेडियोग्राफी कराना है. इस प्रोसीजर को एक्सरे फिल्म के ऊपर या अकेले फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पिक्चर लेना, इसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी. ये ऑटो रेडियोग्राफी करवाई तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ सकता है. ऐसी मान लो ये पहले रिएक्शन का, मतलब जो पहली टेस्ट ट्यूब है ना जहाँ पे आपने डाइमिथाइल सल्फेट दिया है, वहाँ का अगर हम रिजल्ट देखें, मान लो उसका अगर वहाँ का कंटेंट हम लोड कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं, करवाने के बाद हमने अब फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पिक्चर ले ली, तो जहाँ जहाँ रेडियो एक्टिविटी आ रही थी मुझे शायद ऐसा कुछ दिख रहा है. ये मान लो ऐसा कुछ दिख रहा है. एक हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ मैं. मान लो इस तरीके से सेपरेशन हुआ और यहाँ पे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता और इधर पॉजिटिव होता तो आपको पता है कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे जाएगा. इसका मतलब कौन सा 5 प्राइम एंड, यानी 5 प्राइम एंड किधर होगा, टॉप पे कि बॉटम पे, क्या लगता है. पाइपेरिडीन के पहले क्या है, पाइपेरिडीन के पहले आपने करवाया है केमिकल मॉडिफिकेशन. ये सिर्फ केमिकल मॉडिफिकेशन करवाया है इन 4 तरीकों से. उसके बाद आप पाइपेरिडीन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अच्छा, यूज ऑफ केमिकल piperidine which will cleave prior to the modified base. Yes, very good, बहुत अच्छे. यहाँ पे क्या होगा आपका, so this is the 5 prime end and this is the 3 prime end. Very good. यानी लेंथ बढ़ती जाएगी, ऊपर के साइड अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी कम होगी.
अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि ये 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, से मैंने कहा कि ये मान लो 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, लेट्स से, और ये वाला करीबन मान लीजिए 27, ठीक है चलो 27 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, और ये वाला करीबन 50 न्यूक्लियोटाइड है। अब बताइए कि क्या लगता है कहाँ कहाँ, यानी ये टेस्ट ट्यूब 1 जहाँ पे आपने डाइमिथाइल सल्फेट से टेस्ट वो दिया था ना, यानी जी आपका मॉडिफाई हुआ था, गुआनाइन मॉडिफाई हुआ था, तो क्या लगता है इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं कि 7th पोजीशन पे, 21st पोजीशन पे, 28th पोजीशन पे और 51st पोजीशन पे कौन है, वहां पे है गुआनाइन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस, ऑटो रेडियोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ, यानी आप यहाँ पे क्या किए हैं, तो टेकिंग पिक्चर या डेवलपिंग पिक्चर, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, प्लेसिंग a photosensitive plate on the gel, ठीक है, to get the image of bands having radioactivity, of bands showing radioactivity, जहां से भी रेडियोएक्टिविटी आ रही हो वहां की, ठीक है। Placing a photosensitive plate on the gel to get the image of bands showing radioactivity। बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा गायब है, और हमें पूरे से करना भी कुछ नहीं था। तो मान लो कि मैंने इस तरीके से कई सारे जेल, जितने मान लो 4 रिएक्शन ट्यूब्स हैं, आपने सारी ट्यूब्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, आपके पास ऐसा कुछ जेल आ जाएगा और आप मुझे रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1, जहाँ पे आप गुआनाइन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे आपने गुआनाइन का मॉडिफिकेशन किया और उसका उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आप लोड कर रहे हैं इस लेन में। फिर यहाँ पे है गुआनाइन प्लस एडेनाइन, यहाँ पे है साइटोसिन प्लस थाइमीन, और इधर है थाइमीन, ठीक है, ऐसा कुछ है। या सॉरी, थाइमीन नहीं होगा, साइटोसिन होगा, या साइटोसिन। मान लो आपको कुछ ऐसा फोटोग्राफिक या फोटोग्राफ मिली, कॉम्बाइंड फोटोग्राफ कुछ ऐसी मिली, क्या सीक्वेंस होगा? यस, गुआनाइन मॉडिफायर, यस शालिनी, जो आप कह रहे हैं। अमृता, हमें उसका कुछ करना ही नहीं है, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं ना, अनलेबल्ड के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, हमें क्यों जानना है उसके बारे में, अभी इस पे फोकस करो ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? तो पहली बात तो सीक्वेंस आएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सीक्वेंस मिल रहा है। और अब देखो एनालिसिस कैसे करना है, तो जो सबसे आगे गया होगा डेफिनेटली वो सबसे छोटा ही रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा, द सीक्वेंस विल बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट विल बी, सबसे छोटा कौन है, G प्लस ए। यहाँ पे आपको बैंड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैंड दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं दिख रहा, यानी कि गुआनाइन पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई गुआनाइन नहीं रहा होगा, पर इस वाले टेस्ट ट्यूब में आपको बैंड दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे गुआनाइन नहीं तो एडेनाइन है, ठीक है, एडेनाइन होगा। देन नेक्स्ट देखिए, अरे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ, ये अब सही है, और देख लेता हूँ, ठीक है, बाकी ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपको बैंड यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे गुआनाइन है, और ये भी कंफर्म कर रहा है यहाँ पे गुआनाइन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सीक्वेंस इज गुआनाइन। देन और ऊपर आइए, नेक्स्ट विल बी
यहाँ पे आपको दिख रहा है सी प्लस टी में दिख रहा है पर सी में नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पे कौन रहा होगा? जो अनकॉमन है दैट इज थाइमीन। थाइमीन रहा होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बैंड है, यहाँ पे भी बैंड है, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली सी रहा होगा। फिर उसके बाद जी प्लस ए यहाँ पे दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? ए। और सबसे लास्टली यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ए जी टी सी ए सी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ क्या हमने इसे किया। देखो पहले से समझते हैं क्या हो रहा होगा। सबसे पहले जो भी आपको यानी जो भी सेगमेंट है जिसका आपको सीक्वेंसिंग करवाना है उसे ले डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पहले उसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करें, फिर उसे किसी वेक्टर सिस्टम जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हो उसके साथ कंबाइन कर दें। तो आपके पास क्रिएट हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करें, वहाँ पे कई सारी कॉपीज बनेंगी वेक्टर की और इंसर्ट की। फिर आप आइसोलेट कर लें ऐसा डीएनए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करके अपने क्लोन्स को फ्री करवा लें। तो आपके पास कई सारे क्लोन आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी लेके आएंगे, ये जो भी 5 प्राइम एंड्स है वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी लेके आएंगे। हमने रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या किया? सबसे पहले अल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट करने पे सारे फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ से रिमूव हो गए। फिर यहाँ पे आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का ट्रीटमेंट दिया जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा, और हमने इसे ऐसा सबस्ट्रेट दिया एक रेडियो एक्टिव एटीपी। ठीक है, यहाँ से गामा फॉस्फेट जुड़ गया, रेडियो एक्टिविटी आने लगी। अगर हम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की बात करें तो के पास 3 प्राइम के लिए फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, 4 प्राइम के लिए काइनेज एक्टिविटी है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन से इनिबिट होता है। कैसी बात देखिए। देन अब आपके पास रेडियो एक्टिव क्लोन्स आ चुके हैं, इनको 4 टेस्ट ट्यूब में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन करने पे, ठीक है, डिवीजन करने पे अब हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग कंडीशन दीजिए। एक के अंदर डाइमिथाइल सल्फेट, दूसरे के अंदर फॉर्मिक एसिड, तीसरे के अंदर हाइड्राजीन और चौथे के अंदर हाइड्राजीन प्लस NaCl। डाइमिथाइल सल्फेट गुआनाइन के ऊपर मॉडिफिकेशन करेगा, जबकि फॉर्मिक एसिड इट विल मॉडिफाई बोथ गुआनाइन एंड एडेनाइन, मतलब प्यूरिन के ऊपर एक्ट कर रहा है, जबकि हाइड्राजीन विल मॉडिफाई द साइटोसिन एंड थाइमीन एंड हाइड्रोजीन प्लस NaCl विल मॉडिफाई द हाइड्राजीन ओनली। ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट दिया। फिर जगह जगह और कंट्रोल ट्रीटमेंट देना है, मतलब कि एक फ्रैगमेंट के ऊपर एक ही मॉडिफिकेशन हो, तो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशन हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर या कंट्रोल ट्रीटमेंट का मतलब है कि सिर्फ एक जगह ही मॉडिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसे किसी ऐसे केमिकल से ट्रीट करें जो एग्जैक्टली जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो वहाँ से कट करें, जैसे कि पिपेरिडीन। पिपेरिडीन से आपने कट किया, इसका मतलब अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स आ गए। इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के आप इन्हें मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे सेपरेट करा लीजिए। सेपरेट कराने के बाद अब इसे आप यू कैन प्लेस मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया तो आपके पास कई सारे बैंड्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर एक फोटोग्राफिक फिल्म को प्लेस करें। ऐसा करने पे जहाँ जहाँ से रेडियो एक्टिविटी आएगी, मतलब कि जो भी 5 प्राइम एंड्स होंगे, those all will be captured on the एक्सरे फिल्म, और रेस्ट कैप्चर नहीं होंगे। फिर लेटर ऑन आप उन्हीं का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है? इस तरीके से एनालिसिस करके आप बता रहे हैं कि क्या सीक्वेंस आएगा। हाँ, बस इस तरीके से ग्राफ आ सकता है आपको। ठीक है, बात समझ में आई? पिपरिडिन इन ऑल 4, यस, पिपरिडिन इन ऑल 4, हर एक में। जी ये क्यों नहीं आया स्टार्टिंग में? जी ये कैसे आ सकता है? यहाँ पे देखो, ये बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपने फोटोग्राफ ली, ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा है पर यहाँ पे तो कोई बैंड नहीं दिख रहा है, तो क्या जी हो सकता है? अगर जी होता तो फिर आपको यहाँ पे भी बैंड दिखना चाहिए था, पर ये तो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। का मतलब डेफिनेटली जी या तो ए में से होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको जी पे भी दिख रहा है और जी प्लस ए पे भी दिख रहा है, क्या ही होगा? यहाँ पे जी होगा, ठीक है, यहाँ पे जी आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, यहाँ पे सी प्लस टी और सी है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बैंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये टी होगा। हाँ, ग्राफ आप देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ आएगा और बोलेगा सीक्वेंस बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है, चलो लिख लेते हैं फटाफट से। Disadvantage is that all chemicals used for base modification are base modifications are कार्सिनोजन, या आप कह सकते हैं म्यूटाजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो इंटरकेलेट हो रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर वहां पे बेसिस को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में जितना भी डीएनए होगा, अगर स्किन पे कोई डीएनए है तो उसको भी मॉडिफाई करेंगे, तो ऐसा ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो इट इज डेंजरस टू बोथ द नेचर एंड अस, ठीक है। दूसरी बात, इसमें बहुत समय लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग। पहले तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद आप कंट्रोल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर आप डाइजेशन करवा रहे हैं, डाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी मतलब पिक्चर बना रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरी बात कि यहाँ पे कंट्रोल ट्रीटमेंट दे पाना मुश्किल है। तो कंट्रोल ट्रीटमेंट ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट, कि एक फ्रैगमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन हो, ऐसी बात कर पाना मुश्किल है। ठीक है। हाउ द ओरिएंटेशन, अरे देखो ना, सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक कैसे सिंथेसाइज होता है। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी 5 प्राइम पे लगाई है, और यानी अगर आपको बैंड दिख रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर बैंड दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा ही होगा ना। यस पारुल, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ऑलराइट। तो मैक्सम गिलबर्ट मेथड, ठीक है, मैक्सम गिलबर्ट के बारे में, अच्छा ये बात हुई मैक्सम गिलबर्ट के बारे में। देन सैंगर्स डाइडिऑक्सी मेथड भी पढ़ना है, चलो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में क्या है, फिर मैं आपको कल वापस से रिवाइज करा दूंगा। सो सैंगर्स डाइडिऑक्सी मेथड शॉर्ट में देख लेते हैं, बस मैं आपको इन प्रिंसिपल बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, फिर बाकी हम कल देखेंगे इसे। सैंगर्स डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, प्रिंसिपल समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ पीसीआर बेस्ड मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम पीसीआर के बेसिस पे सीक्वेंसिंग करवाएंगे, कैसे देखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसे क्या चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है, ठीक है, टेम्पलेट डीएनए चाहिए होगा, तो हम टेम्पलेट उसे बनाएंगे जिसकी भी हमें सीक्वेंसिंग करानी है। मतलब आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले सिंगल स्टैंड में बदले, वापस से इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम M13 बैक्टीरियोफाज बेस्ड वेक्टर में डालेंगे और इसके कई सारे क्लोन्स बनवाएंगे, कई सारी कॉपीज बनाएंगे। अब ये जो टेम्पलेट डीएनए आया, ठीक है,
इस टेम्पलेट डीएनए को हम यूज़ करेंगे इन द पीसीआर रिएक्शन। हमारे पास सिर्फ एक ही टेम्पलेट है, ठीक है, एक ही टेम्पलेट है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, चलो अभी मैं पूछता हूँ। मुझे याद दिलाना कि क्वेश्चन है, अभी मैं आपसे पूछूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मान लो आप 2 प्राइमर्स डालते हैं और अगर आप 5 साइकिल्स करें, 2 प्राइमर्स ऐड करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है, दोनों प्राइमर्स ऐड किए, 5 साइकिल्स किए, स्टार्टिंग विथ 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो कितने डीएनए बनते हैं? चलो बता ही देता हूँ, कितने डीएनए बनते हैं अगर आपने दोनों प्राइमर डाले, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर दोनों डाले, तो कितने कॉपीज बन जाएंगे? तो क्या करेंगे आप? n0 इंटू 2 पावर n, दैट इज 2 पावर 5, दैट इज 32। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो क्या हुआ, एक स्टूडेंट था या मैं ही था, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया एक प्राइमर को डालना, मैंने सिर्फ एक ही प्राइमर को ऐड किया। अब बताओ, अगर मैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से शुरुआत करूं 5 साइकिल्स में, मेरे पास कितना डीएनए आएगा, कितने कॉपीज बनेंगे, नए स्ट्रैंड्स कितने बनेंगे? तो जरा इमेजिन करिए और जल्दी से सोच के बताएं। कितने बनेंगे? कौन बताने वाला है? निकिता को अभी भी लगता है 32। ओके ठीक है, लग सकता है, क्या पता निकिता सही कह रही हो, रीमा को भी 32 लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मान लो आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, मैं देखिए लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का कोई तरीका नहीं है, यानी ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने क्या किया था, एक प्राइमर इसके लिए बनाया था, इसके साथ कोई बाइंड हो जाए इस तरीके से और इसका एक्सटेंशन करवा दे, और हमने एक प्राइमर इसके लिए डिज़ाइन किया था ताकि इसके साथ बाइंड हो जाए और इसका भी एक्सटेंशन करवा दे, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ एक ही प्राइमर दे रहे हैं, सिर्फ एक ही प्राइमर दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ इसी स्टैंड की कॉपीज बनती जाएंगी, ये स्टैंड की कॉपी तो नहीं बनेगी, राइट। इसका मतलब हर बार हर साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही स्टैंड बन रहा है, तो एक साइकिल होगी तो एक स्टैंड बना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरा प्राइमर तो है ही नहीं। फिर सेकेंड साइकिल में अब एक और स्टैंड बन जाएगा, तो 2 कॉपीज हो गई, 3, 4 और 5। ठीक है, समझ में आया कितने कॉपी बनेंगे? तो जितनी साइकिल्स होंगी। 32 कैसे आया? अरे ये तो हमने पढ़ा था ना, जब आपके पास दोनों प्राइमर हो तो एन टी इज इक्वल टू n0 इंटू 2 पावर स्मॉल n। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? 32 कैसे आएगा? n0 क्यों होगा, मतलब n0 का मतलब क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंटू 2 पावर 5, दैट इज 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाता है। देखिए पीसीआर हो चाहे चाहे बैक्टीरिया एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा हो, यानी एक बैक्टीरिया सेकेंड जनरेशन में 2 बैक्टीरिया होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में 4 होगा, तो वहाँ पे भी आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 का है, 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो वहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि एक यानी अगर 10 जनरेशन के बाद आपके पास कितने बैक्टीरिया होंगे, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा था मैं उस पर आता हूँ, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्पलेट डीएनए ले लिया, जिसे भी सीक्वेंसिंग करवानी है वो ले लिया, उसके क्रिएट करवा दिए मैंने कई सारे क्लोन्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल ऐड सम काइंड ऑफ, यानी यहाँ पे मैं किसी तरीके से, मैं बताऊँगा कल, किसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्राइमर जोड़ दिया, ठीक है, प्राइमर जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, तो यहाँ पे डीएनटीपीज भी लगेंगे, डीएनटीपीज भी लगेंगे जिनके पास 2 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता,
अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई मॉडिफाइड यानी कि इसके 3 प्राइम पे भी OH ग्रुप ना हो, DDNTP ले आऊँ, तो अब क्या होगा, मतलब कि ऐसी कंडीशन हो जाए, ये आपकी राइबोज शुगर हो गई, यहाँ पे CH2, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे है आपके पास बेस, ठीक है। अब क्या होता है, जो 3 प्राइम OH ग्रुप होता है, ये पहली बात हो जाएगा डी प्रोटोनेट, यहाँ से ये हट जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये आगे चल के ये बन जाएंगे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है। और यहाँ पे अब जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, तो ये जो शुगर है, ये प्रीवियस जो सीक्वेंस था, ठीक है, यहाँ पे इसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बन गया, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या बन चुका है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है, और फिर वापस से यहाँ पे कोई बेस होगा एंड सो ऑन। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने यूज किया, यानी कि यहाँ पे ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, यहाँ पे तो 2 प्राइम पे तो H ग्रुप है ही, 3 प्राइम पे भी अगर H हो जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा, अरे रिवर्स प्राइमर मैंने ऐसे ही कह दिया, एक प्राइमर पकड़ लो, चाहे फॉरवर्ड पकड़ो चाहे रिवर्स पकड़ो, किसी को ही पकड़ लो, मैंने बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए कहा था। ऐसे में ये DDNTP, अगर यहाँ पे मेरे पास DDNTP होता तो डेफिनेटली पार्ट बनता, यानी मेरी चेन लेंथ यहाँ पे क्या होता है, n से n+1 हो गई होती, यहाँ पे भी n से n+1 हो जाएगी। अच्छा, पर अब अगर मैं नेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो, अगर मैं नेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो क्या बात है, क्या बात है, नहीं होगा, वेरी गुड। तो एक बार डाईडिऑक्सी एक बार अंदर आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट वाला कोई भी एनटीपी, कोई भी एनटीपी अब चाहे नॉर्मल वाला भी आए ऐड नहीं होके देगा, मतलब चेन टर्मिनेट हो गई इसके बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और कंडीशन बताता हूँ, अगर मान लो मैंने DNTPs लिए हैं ठीक है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाईडिऑक्सी फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, अब बताओ क्या होगा, अब इस एक्सपेरिमेंट का मुझे रिजल्ट बताएं, अब क्या होगा। एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा, क्यों, क्योंकि NMP के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये आपके न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बन जाए, यानी जो नई एक्सटेंडिंग चेन है उसका पार्ट बन जाए, तो क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंशन होता रहेगा, कोई भी चेन टर्मिनेशन होगा ही नहीं। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो आज के लिए इतनी बातें काफ़ी होंगी। अब बताओ किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी ने मुझे मैसेज भी किया था, क्या मैसेज किया था मैंने देखा था, ओके, ये क्वेश्चन है जो आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ाया था, प्रोटीन सीक्वेंस पढ़ाया, मैं 2 और वीडियो देखा पर समझ नहीं आया, तो आप कल थोड़ा ओके, सो आई विल रिप्लाई टू यू इन द वॉइस मैसेज, ठीक है, मैं आपको वॉइस मैसेज से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आप जो भी हैं, ओके, अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल हो या कोई ऐसी दिक्कत हो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, आप भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। 8 AM मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, यहाँ पे जो CSI का बैच चल रहा है उसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 8 AM से, तो 8 AM से तो नहीं होगी, मैं 10:30 तक फ्री होता हूँ, इसलिए मैं आपकी क्लास 11 से लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं जब इस हफ्ते के बाद मेरी क्लासेस खत्म हो जाएगी और अगर मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं होगा तो मैं 8 AM से बिल्कुल लूँगा, ठीक है, डेफिनेटली, अच्छी बात है फिर तो। ओके सुनीता, आपकी प्रॉब्लम है, सुनीता मैंने इन्फॉर्म कर दिया है गीता मैम को, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।